नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर स्टॉक मार्केट की बात। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो पिछले 7-8 दिनों में जो ज़बरदस्त रैली आई है, निफ्टी करीब करीब 1500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ चुका है और अब वो 21,000 को टच करने वाला है। और ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली है रिजल्ट से, 4 राज्यों के रिजल्ट से, जो एक बाज़ार को दिशा मिली है और बाज़ार ये समझ रहा है कि अब 2024 का जो इलेक्शन रहेगा वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है और उसका नतीजा भी बिल्कुल बाज़ार को जैसा चाहिए वैसा ही रहने वाला है। इसलिए अचानक से जो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो बना हुआ था न्यूज़ फ्लो का कि क्या होगा 2024 में, अगर इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी चुनकर नहीं आए तो बाजार का क्या हो जाएगा, या एक फेवरेबल गवर्नमेंट, जो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, वो अगर नहीं आती है तो बाजार का क्या होगा। इससे चिंतित होकर बाजार में एक नेगेटिव अंडर करंट बना हुआ था, जो इस 4 राज्यों के रिजल्ट से एकदम से क्लियर हो गया। और सडनली सारे जो एफआईआई थे बड़े बड़े, उन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। अब उससे हुआ क्या कि एफआईआई जनरली बड़े निफ्टी स्टॉक्स में या सेंसेक्स के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा छोटे स्टॉक्स में जाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते, बिल्कुल ही नहीं जाते, वो जाते हैं, लेकिन उनका मेजॉरिटी जो फोकस होता है वो बड़े स्टॉक्स होता है। उस वजह से निफ्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स के थोड़े दिनों पहले से ही रैली करना शुरू हो गया और करीब करीब 1300 से 1500 पॉइंट की रैली उसने कर दी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे बहुत सारे रिटेल निवेशक पता है जिनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप से बना है। और मैं तो वही सजेस्ट करता हूँ कि पोर्टफोलियो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप से ही बना रहना चाहिए। लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा गेंस कभी आते नहीं हैं और उससे कोई बहुत डिफरेंसेस आपके लाइफ में नहीं आ सकते अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो क्वालिटी मिड कैप्स में और क्वालिटी स्मॉल कैप्स में इस बार इस रैली में ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। इससे काफ़ी सारे निवेशक चिंतित है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपना शेयर बेचकर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या अदानी के शेयर्स में डाल देना चाहिए? क्या ऐसा करने से उनको ज़्यादा फायदा होगा, या जहाँ पे है वहीं पे रुकने से उनको ज़्यादा फायदा होगा? तो मेरा तो जवाब यही रहेगा कि ऐसे यहाँ से वहाँ भागने से आप आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद कर दोगे। जब तक आपका स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, जब तक आपके स्टॉक का ग्रोथ चल रहा है, अगर आपके स्टॉक का पीई रेशो एबनॉर्मली हाई नहीं है, उसमें ग्रोथ है, वो सेक्टर जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है, जिसमें लॉन्ग टर्म लंबा पोटेंशियल दिख रहा है, तब तक उसे छोड़ के दूसरे किसी शेयर में भागने की बिल्कुल चेष्टा मत कीजिए। ऐसे कई सारे साइक्लिकल स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर तेज़ी में बहुत तेज़ी से भागेंगे और आपको लगेगा कि यार मेरी रैली छूट गई और मुझे अब ये छोड़कर वो लेना चाहिए। लेकिन जब तक आप यहाँ से वहाँ भागोगे तब तक वहाँ के रेट जो है वो ऊपर पहुँच जाएंगे और आपको ऊपर के रेट पे लॉक कर दिया जाएगा, और नीचे से जो शेयर आप बेच चुके हो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस पर्टिकुलर मोमेंट का बिल्कुल भी विचार मत कीजिए। दिमाग में कभी भी निफ्टी कहाँ है, सेंसेक्स कहाँ है, निफ्टी 21,000 पे है यानी बहुत महंगा है, ये सब बिल्कुल विचार नहीं लाइए। आपका जो स्टॉक है उसका रेट देखिए। अगर वो रेट आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ है, 30-40% का ग्रोथ है, और वो स्टॉक अगर आपको 30-40 के पी पे दिख रहा है तो वो वैल्यू बाय है, आप उसको बिल्कुल दौड़ के ले लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि 7-8 साल तक उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम बना रह सकता है, आप उसे बिल्कुल मत मिस कीजिए। ये मत सोचिए कि 21,000 का सेंसेक्स है, 21,000 का निफ्टी है और मैं अभी इतने महंगे इसमें क्यों लूँ। तो अगर आप ये इस बारे में सोचते रह जाओगे तो निफ्टी जो है वो 21,000 से शायद 21,000 के आसपास ही रह जाए, और ये जो मिड कैप स्मॉल कैप जो पीछे छूट गए हैं ये धड़ाधड़ ऊपर आ जाए, और फिर आप ना निफ्टी पकड़ पाओगे ना मिड कैप स्मॉल कैप को पकड़ पाओगे। तो इसी तरह से
जो भी आपका इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो है उसको आपको फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही बनाए रखना है। फर्स्ट के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बताता हूँ जो एक कंज्यूमर कंपनी है, जो बैग्स बनाती है और किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो बैग्स बनाती है और उसे अलग अलग शोरूम्स में ऑनलाइन साइट से, चैनल से भी बेचती है, ऑफलाइन चैनल से भी बेचती है। आज वो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। अगर आप उसके रिजल्ट्स देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर हर बार आपको उसमें पिछले साल के क्वार्टर से 40 से 50% की ग्रोथ दिखती है और फ्यूचर में भी दिख रहा है कि हेडरूम बहुत लंबा है। अभी वो बहुत छोटी कंपनी है, बड़े मुश्किल से 600-800 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की। अगर ये कंपनी कैसे भी करके 6-7 हज़ार करोड़ तक पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी बैग्स की कंपनी आप देखोगे ये आज के डेट में 7-8 हज़ार करोड़ पे चल रही है। और अगर मैं एक एनालिसिस करता हूँ कि ये कंपनी 700 करोड़ से 7,000 करोड़ अगले 5-6 साल में हो जाएगी, तो मेरा जो भी शेयर प्राइस है वो डेफिनेटली 10 गुना हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई इक्विटी वैल्यूएशन ना हो। 10 गुना मेरे को उसमें रिटर्न्स मिलने लगेंगे। तो 10 टाइम्स इन 5 to 7 ईयर्स इज लिटरली वेरी गुड रिटर्न्स। अब देखिए कि ये होगा कि नहीं होगा, ये तो उस कंपनी के साथ आपको जी के चलना पड़ेगा। आपको देखते रहना पड़ेगा कि वो कंपनी के हर क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या आते हैं, वो कौन कॉल में क्या बातें करते हैं, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर उस कंपनी में कहीं भी कोई गड़बड़ी दिखेंगी तो मैं तो उसे तुरंत बेच के निकल जाऊंगा। ऑब्वियसली कंपनी छोटे मार्केट कैप की है तो उसमें से निकलना भी इतना आसान नहीं रहेगा, बट उतनी रिस्क तो आपको हमेशा लेनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया, ऐसा मेरा कोई कहना नहीं कि आप सिर्फ बैग की कंपनियां खरीदिए, आप जूतों की कंपनियां खरीदिए, आप कपड़ों की कंपनियां खरीदिए, आप खाने पीने की कंपनियां खरीदिए। मेरा आपको ऐसा कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन आप कंपनी वो खरीदे जहाँ पे बड़ी हेडरूम दिख रही हो, जहाँ पे एक प्रॉपर ग्रोथ दिख रहा हो, जहाँ पे ये दिख रहा हो कि ये कंपनी का मार्केट कैप या इसका जो सेल्स है वो कम से कम 5-6 गुना अगले 10 साल में हो सकता है। और कंज्यूमर कंपनियों का बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ने ही वाला है। और मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि जो हाई एंड कंज्यूमरिज्म है उसमें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है करके, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। जो हाई एंड कंज्यूमरिज्म है उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले 10 सालों में। तो इंस्टेड ऑफ इन फालतू चीज़ों के पीछे भागने में कि अरे अदानी के शेयर भाग गए तो चलो इनको पकड़ो, कोई और शेयर्स भाग गए, साइक्लिकल मेटल के शेयर भाग गए उनको जाके पकड़ लो, कोई और शेयर्स भाग गए जिसको जाके पकड़ लो, या ऐसे पकड़ा पकड़ी में आप कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। 10-15% के लिए शेयर मार्केट में आना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्क है शेयर मार्केट में कि 10-15% का गेन अगर आपने कर भी लिया 1-2 साल में, वो बिल्कुल भी यूजलेस है, क्योंकि वो चला भी जाएगा। ऐसे ट्रेडिंग करने के लिए आप मार्केट में आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट को अल्टीमेटली गाली मार के ही बाहर निकलोगे। तो मेरा तो यही मानना रहेगा और यही एडवाइस रहेंगी कि इस पर्टिकुलर राइज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो खाली करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टफोलियो में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप्स एट रीजनेबल वैल्यूएशन है तो आप बिल्कुल बने रहिए। अपना लक्ष्य जो है वो 10 साल से आगे रखिए। 2-4 साल में अगर आपको पैसे निकालने हैं तो मार्केट में आने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट सिर्फ उसी को पैसे देता है जिसमें बहुत लंबा पेशेंस है। और जब देता है तब इतना देता है कि उसने खुद ने भी कभी अपेक्षा नहीं की होगी। जैसे आपने देखा है झुनझुनवाला जी 5-6 रुपए का टाइटन 3,000 तक ले गए उनको। 5-5 रुपए का टाइटन 3,000, हजार गुना रिटर्न्स दिए हैं 20 सालों में। तो उस हिसाब से आपको सोचना है, आपको भी लंबा सोचना है। छोटा सोचोगे मार्केट में तो छोटी अमाउंट लेके बाहर निकलोगे या मोस्टली लॉस लेके ही बाहर निकलोगे। तो मेरा आज का जो भी टॉपिक था वो इसी बात का था कि अब ये जो मार्केट बढ़ चुका है तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करे। शायद मेरा मैसेज आपको मिला होगा। मैं एग्जैक्ट मैसेज तो दे नहीं सकता क्योंकि मुझ पर भी रेस्ट्रिक्शन है। मैं किसी को भी मार्केट में आने के लिए नहीं कह सकता, किसी को भी मार्केट से जाने के लिए नहीं कह सकता। ये सारी जो बातें बताई गई ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। मैं एक आप सब की तरह मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ। तो मेरी बातों को अगर आपको पसंद आई होंगी तो आप फिर भी आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो पता नहीं मुझे रहते भी है क्या रिटेल इन्वेस्टर के पास फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्योंकि इतना तो रिटेल इन्वेस्टर अगर फिर तो वो रिटेल है ही नहीं अगर उसके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। लेकिन फिर भी बात करनी है इसलिए मैं बता दूंगा कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और बिल्कुल इसी तरह मैं बीच बीच में मिला करूँगा। बीच में शायद 8-10 दिनों के लिए मेरे घर में कुछ फंक्शन था इसलिए मैं बिज़ी था। अब मैं फिर से एक बार मार्केट में एक्टिव हो गया हूँ और चूँकि मेरे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे थे कि मुझे इन 8-10 दिनों में देखना तक नहीं पड़ा उनके तरफ। सिर्फ एक बार मैं उनके फंडामेंटल कोई चेंजेस हुए हैं क्या या उन्होंने कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिए है क्या से एनएससी को या बीएससी को, बस उतना चेक किया तो भी सफिशिएंट है। प्राइसेस के बारे में मैं कभी चिंता नहीं करता और आप भी मत कीजिए। प्राइसेस से चिंता करने से ज़्यादा आप उसके प्रमोटर की चिंता कीजिए, आप कंपनी का बैकग्राउंड क्या चल रहा है उसकी चिंता कीजिए, आप उसमें कोई नई गड़बड़ी तो नहीं पैदा हो रही उसकी चिंता कीजिए। प्राइसेस कम हो रहे ज़्यादा हो रहे उससे ना ज़्यादा होने वाले प्राइसेस से बहुत खुश होने की ज़रूरत है, ना गिरने वाले प्राइसेस से बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल कंपनी इज़ इंटैक्ट। ओके, सो इसी के साथ मैं अपना आज का यूट्यूब सेशन बंद करता हूँ। धन्यवाद।